हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बीएड फर्स्ट ईयर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप फर्स्ट पेपर हमारा है, जिसमें हम यूनिट 4 पढ़ रहे थे। यूनिट 4 में हम व्यक्तित्व पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्तित्व की विशेषताएं, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के पहलू, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फ्रायड का रक्षात्मक प्रक्रम, फ्रायड के सिद्धांत का शिक्षा पर प्रभाव और व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी, हम पढ़ चुके थे। उसी सीक्वेंस में आज हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व का निर्धारण। कि व्यक्तित्व का निर्धारण करना भी एक तरह की समस्या ही है कि व्यक्तित्व का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए कि सामने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। व्यक्तित्व निर्धारण की विभिन्न विधियां प्रयोग में ली जाती हैं। इसके लिए तो व्यक्तित्व निर्धारण को दो प्रकार की विधियों में बांटा जा सकता है। एक है प्रक्षेपण विधियां, दूसरा है अप्रक्षेपण विधियां। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों पर विचार करने से पूर्व हम प्रक्षेपण शब्द का अर्थ जानते हैं। तो प्रक्षेपण शब्द का अर्थ होता है फेंकना। प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड ने 1849 में किया। यह वह क्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं, संवेगों आदि का अन्य व्यक्तियों या बाह्य जगत के माध्यम से सुरक्षात्मक रूप प्रस्तुत करता है। प्रक्षेपण के बारे में सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि यह वह क्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं, संवेगों आदि का अन्य व्यक्तियों या बाह्य जगत के माध्यम से सुरक्षात्मक रूप प्रस्तुत करता है। तथा वारेन के अनुसार प्रक्षेपण वह प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति बाह्य जगत में अपनी दमित मानसिक प्रक्रियाओं का प्रक्षेपण करता है। प्रक्षेपण विधि का आशय है कि अचेतन मन में दबे संवेगों, भावनाओं आदि को किन्हीं व्यवहारों के माध्यम से बाहर निकालना। प्रक्षेपण विधि का आशय है कि अचेतन मन में दबे संवेगों, भावनाओं आदि को किन्हीं व्यवहारों के माध्यम से बाहर निकालना। व्यक्ति के अचेतन मन में अनेक भावनाएं, इच्छाएं, संवेगात्मक द्वंद्व आदि दबे रहते हैं जो उसके संतुलन को प्रभावित करते हैं, जिनको बाहर निकालना आवश्यक होता है। प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से इन छिपे व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और उन्हें बाहर निकाला जाता है। अर्थात जैसा व्यक्ति के मन में होता है वह बाह्य वस्तु को वैसा ही देखता है। अर्थात प्रक्षेपण विधि में परीक्षक विषयी के प्रत्यक्ष व्यवहार, विषयी अर्थात जिसके व्यक्तित्व का हमें पता करना है। तो प्रक्षेपण विधि में परीक्षक विषयी के प्रत्यक्ष व्यवहार, विशिष्ट व्यवहार या अनुभवों के बारे में नहीं जानना चाहता। वह विषयी से कलात्मक ढंग से व्यवहार करने का अनुरोध करता है। जैसे
वह उसे किसी चित्र को दिखाकर उस पर कहानी लिखने को कहता है, जिससे विषयी अपनी दबी हुई इच्छाओं, प्रेरणाओं, संवेगों आदि का प्रकटीकरण आसानी से कर देता है। क्योंकि प्रक्षेपण विधि में हमने अभी पढ़ा है कि प्रक्षेपण विधि का अर्थ है, प्रक्षेपण विधि का आशय है कि अचेतन मन में दबे संवेगों, भावनाओं आदि को किन्हीं व्यवहारों के माध्यम से बाहर निकालना। तो प्रक्षेपण विधि उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसके व्यक्तित्व के स्वरूप का वर्णन करने का साधन होता है। प्रक्षेपण विधि की विशेषताओं के अंतर्गत है कि प्रक्षेपण विधि की विशेषताओं को एंडू ने 4 भागों में बांटा है। उद्दीपक सामग्री का सदैव अस्पष्ट रहना। उद्दीपक सामग्री जो सामने वाले व्यक्ति को अपना व्यवहार प्रकट करने के लिए, जो अंदर दबी हुई उसकी संवेदनाएं हैं उनको प्रकट करने के लिए उद्दीप्त करता है। तो उद्दीपक सामग्री को सदैव अस्पष्ट रखना कि सामने वाले को ये नहीं पता चले कि उसे उद्दीप्त किया जा रहा है उसकी भावनाएं प्रकट करने के लिए। तो उद्दीपक सामग्री को सदैव अस्पष्ट रखना। दूसरा है मनोवैज्ञानिक यथार्थ को महत्व प्रदान करना, वास्तविक यथार्थ को नहीं। अर्थात मनोवैज्ञानिक यथार्थ को महत्व देना, ना कि जो वास्तविक यथार्थ जो केवल बाहर दिख रहा है उसको महत्व नहीं देना, बल्कि मनोवैज्ञानिक यथार्थ को महत्व देना है कि हम उद्दीप्त करके उसकी जो संवेदनाएं या व्यवहार प्रकट करवा रहे हैं उसको। अचेतन व्यवहार का सही मूल्यांकन करने में समर्थ। प्रदत्त विश्लेषणों में पूर्वाग्रहों का प्रभाव परीक्षक द्वारा समावेश किया जा सकता है। तो प्रक्षेपण विधि कई प्रकार की है। रोसार्क परीक्षण है, टीएटी है, शब्द साहचर्य परीक्षण है, जिसमें से आज हम अध्ययन करेंगे रोसार्क परीक्षण का। हरमन रोसार्क शाही धब्बा परीक्षण। यह परीक्षण वर्ष 1921 में किया गया। यह स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की समीक्षा करने की नीति के नए नियमों का निर्माण किया। तो रोसार्क परीक्षण का निर्माण किसने किया? हरमन रोसार्क ने किया था। कब किया था? वर्ष 1921 में किया था। वह कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। तो रोसार्क परीक्षण, इस परीक्षण का निर्माण हरमन रोसार्क ने किया, जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, और यह परीक्षण वर्ष 1921 में किया गया। हरमन रोसार्क ने अपने परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की समीक्षा करने की नीति के नए नियमों का निर्माण किया, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। इन्होंने यह परीक्षण शाही के धब्बों के आधार पर किया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? हरमन रोसार्क शाही धब्बा परीक्षण, क्योंकि इन्होंने यह परीक्षण शाही के धब्बों के आधार पर किया। यही कारण है कि हरमन रोसार्क का यह परीक्षण रोसार्क शाही धब्बा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। इनका मानना था कि व्यक्ति के कार्यों के आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जा सकता है। इनका मानना था कि व्यक्ति के कार्यों के आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जा सकता है। इनका परीक्षण इनके नाम से ही प्रसिद्ध है। हरमन रोसार्क ने अपने परीक्षण में 10 कार्ड के साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया। इन्होंने कितने कार्ड लिए? 10 कार्ड। रोसार्क ने अपने परीक्षण में 10 कार्ड
के साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया, जिसमें से 3 कार्ड रंगीन, 5 कार्ड काले और 2 कार्ड जिनका रंग काला, सफ़ेद और लाल होता है। इन कार्ड के माध्यम से रोसार्क शाही धब्बा परीक्षण किया जाता है। इसके आधार पर व्यक्ति जो भी क्रिया करता है उसका आकलन करके उसके व्यक्तित्व का सही आकलन किया जाता है। ये देखिए, इस प्रकार के 10 कार्ड उन्होंने बताए थे कि इन 10 कार्ड के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, जिसमें से 5 काले रंग के, 2 धूसर रंग के तथा 3 पूर्ण रूप रंगदार होते हैं। तो ये थे 10 कार्ड जो उन्होंने बताए थे। यह कार्ड दिखाकर पूछा जाता है कि यह क्या हो सकता है, यह आपको किस किस की याद दिलाता है। अर्थात ये जो 10 कार्ड हैं, यह कार्ड्स विषय को दिखाकर उससे पूछा जाता है कि यह क्या हो सकता है, यह आपको किसकी याद दिलाता है। जब विषय संपूर्ण कार्डों के प्रति अपने विचार प्रस्तुत कर देता है तो उससे पुनः देखकर अपने विचारों को विस्तार के साथ वर्णन करने के लिए कहा जाता है, और जिस प्रकार का वह वर्णन करता है उन सभी अनुक्रियाओं को एकत्रित कर लिया जाता है। इन कार्डों के माध्यम से व्यक्ति को एक एक करके ये कार्ड दिखाए जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि आप बताइए कि आपको इन कार्डों में कौन कौन सी आकृति बनती दिख रही है। इन कार्डों को दिखाते समय व्यक्ति का परीक्षण कर रहा होता है, जो परीक्षक व्यक्ति का परीक्षण कर रहा होता है वह उस व्यक्ति के द्वारा बताई गई आकृति को लिखित रूप देता है। उस व्यक्ति को जो भी दृश्य उन कार्डों में दिखाई देता है, परीक्षणकर्ता उसको लिखित रूप देता रहता है, अर्थात वह उन अनुक्रियाओं को नोट करता रहता है, एकत्रित करता रहता है। जब व्यक्ति उन सभी 10 कार्डों को देखकर बता देता है कि उसे उनमें क्या क्या नजर आया, तो उसके द्वारा बताए गए उन आकृतियों का विश्लेषण के कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। अर्थात जब व्यक्ति उन 10 कार्डों को देखकर बता देता है कि उसे उनमें क्या क्या नजर आया, तो उसके द्वारा बताए गए उन आकृतियों का विश्लेषण कुछ सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। एक, उस व्यक्ति ने उस कार्ड के किस भाग को देखते हुए उस आकृति की पहचान की। हमने जो अनुक्रियाएं नोट की हैं, जो उसने बताया, उन सबको एकत्रित क्रियाओं को एकत्रित किया और फिर उनका विश्लेषण किया जाता है। तो सबसे पहले कि उस व्यक्ति ने उस कार्ड के किस भाग को देखकर उस व्यक्ति की पहचान की, कौन से भाग को देखकर उसने बताया या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। अगर उसने उस कार्ड में बनी आकृति की पहचान रंग के माध्यम से की तो वह बहुत इमोशनल है। तो कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। पहला विश्लेषण कि
उस व्यक्ति ने किसी भी आकृति को बताया है तो उसने कार्ड के किस आधार पर उस आकृति की पहचान की थी। अगर उसने कलर के आधार पर की है तो इसका मतलब यह होता है कि उसका व्यक्तित्व वह व्यक्ति है वह बहुत भावात्मक है। दूसरा है कि उस व्यक्ति ने उस आकृति का निर्माण विशेष स्थान को देखकर किया या संपूर्ण भाग को देखकर किया है। दूसरा, यह पता किया जाता है कि उस व्यक्ति ने जिस आकृति के बारे में बताया है तो उसका निर्माण उस कार्ड में से किसी विशेष स्थान को देखकर किया है या संपूर्ण भाग को देखकर किया है। अगर उसने किसी विशेष स्थान को देखकर किया है तो उस आकृति का पता लगाया है तो वह व्यक्ति व्यर्थ की बातों के बारे में सोचता है। और अगर उसने संपूर्ण भाग को देखकर उस आकृति के बारे में पहचान की है तो वह व्यक्ति सैद्धांतिक सिद्धांतों को मानने वाला व्यक्ति होता है। पहले में हमने पता किया कि कलर के आधार पर किया है यदि पहचान उसने तो वह इमोशनल है। दूसरे में है कि उस आकृति का निर्माण उस कार्ड में से किसी विशेष स्थान को देखकर किया है या संपूर्ण कार्ड को देखकर किया है। अगर विशेष स्थान को देखकर किया है तो वह व्यक्ति व्यर्थ की बातों के बारे में सोचता है और अगर संपूर्ण भाग को देखकर किया है तो वह व्यक्ति सैद्धांतिक सिद्धांतों को मानने वाला व्यक्ति है। व्यक्ति ने जो आकृति उन कार्डों में देखी है वह किसकी थी? यह सभी रोसार्क शाही धब्बा परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसने उन आकृति में किसी व्यक्ति को देखा या किसी वस्तु को या किसी जानवर को देखा है, इसका पता किया जाता है। फोर्थ है, उस व्यक्ति ने उन कार्डों में उस आकृति की पहचान करने में कितना समय लगाया। इस माध्यम से ये पता चल जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व चिंतनशील है, वह हर निर्णय बहुत सोच समझकर लेता है। अर्थात उसको दिखाते ही उसने आकृति की पहचान कर ली या फिर उसने कितना समय लिया है उसके आधार पर पता किया जाता है व्यक्ति का कि वह व्यक्ति चिंतनशील है या बिना सोचे समझे जवाब देने वाला है। वह हर निर्णय को बहुत सोच समझ कर लेता है या तुरंत रिप्लाई देने वाला है। अर्थात रोसार्क शाही धब्बा परीक्षण के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण पूर्ण रूप से कर पाना असंभव होता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके द्वारा रोसार्क शाही धब्बा परीक्षण के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में केवल अंदाजा लगाया जा सकता है। किसी भी विधि के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन कर पाना मुश्किल है, लेकिन यह कहना भी गलत है कि रोसार्क शाही धब्बा परीक्षण एक व्यर्थ विधि है, क्योंकि इन कार्डों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व के समीप पहुंचा जा सकता है, यानी कि उसके व्यक्तित्व के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती है। हम पूरी तरीके से निर्धारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके समीप हम पहुंच सकते हैं कि बहुत अधिक तक हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये था हमारा रोसार्क शाही धब्बा परीक्षण। प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आता है रोसार्क शाही धब्बा परीक्षण, जिसका निर्माण हरमन रोसार्क ने किया था। वह स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, इसलिए इसे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। सन 1921 में किया था। इस परीक्षण का निर्माण हरमन रोसार्क ने किया था, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। सन 1921 में किया था परीक्षण, और इस परीक्षण में शाही धब्बों
कार्ड पर 10 कार्डों का प्रयोग किया था जिन पर शाही के धब्बे बने हुए थे, इसलिए इसे रोसार्क शाही धब्बा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। एक एक करके व्यक्ति को 10 कार्ड दिखाए जाते हैं और उसके आधार पर उनसे पूछा जाता है कि यह क्या हो सकता है, यह कार्ड आपको किसकी याद दिलाता है। और विषयी जो जानकारी देता है, परीक्षक उसे नोट कर लेता है, उन अनुक्रियाओं को एकत्रित कर लेता है जिसके आधार पर वह उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। जिसमें कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर होता है। पहला कि कलर देखकर, यदि वह रंग देखकर करता है तो वह इमोशनल है। दूसरा है कि वह पूरे कार्ड को देखकर या कार्ड में कोई विशेष स्थान देखकर अनुक्रिया करता है, उसके आधार पर। फिर है कि तुरंत रिप्लाई देता है, कि वह कितना समय लेता है उस को भी नोट किया जाता है, या वह तुरंत रिप्लाई देता है या वह सोच समझकर रिप्लाई देता है। लेकिन रोसार्क शाही धब्बा परीक्षण के द्वारा व्यक्तित्व का पूर्ण निर्धारण नहीं किया जा सकता है, हम उसके समीप तक पहुंच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।